नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे आज के खास मेहमान हैं, समाजवादी नेता हैं पवन शास्त्री जी, पवन यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी आकांक्षा पार्टी के। बहुत-बहुत स्वागत है आपका पवन शास्त्री साहब टीवी न्यूज़ चैनल। तो इंटरव्यू में अब शुरू होने से पहले इनके बारे में भी हम बात करते हैं। लगातार समाजवाद की बात करते हैं, पार्टी बनाई है और आगे आने का मन है। लोग साथ भी दे रहे हैं। चुनाव भी कुछ एक लड़े गए स्थानीय स्तर पर, किसी में असफलता मिली, किसी में सफलता, लेकिन लगातार प्रयास जो है वो जारी है। हम नई पार्टियों को जगह देते हैं टीवी न्यूज़ चैनल पर और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी, और इसी कड़ी में, इसी क्रम में पवन कुमार यादव जी का भी जो है इंटरव्यू आज लगाया है, इसीलिए ताकि जो देश के लोग वो भी सुन सकें कि ये किन घोषणाओं के साथ में, किन वादों के साथ में जनता के बीच उतरना चाहते हैं। क्या ऐसी वजह है कि जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो कम पड़ गई हैं, फिर एक नई पार्टी और एक नई पार्टी के साथ जो है नए वादे, और फिर जनता को केवल लुभाया जाएगा या फिर वाक़ई में जो है उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा? तो एक-एक करके सवाल भी लेंगे, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, तैयारी है हमारी भी, जिस पर हम चर्चा जो है करेंगे और पूछेंगे भी इनसे कि हर एक सवाल का उत्तर समुचित मिल सके, जो जनता चाह रही है। बहुत ज़रूरी भी है, तो सवालों के उत्तर मिलेंगे तभी लोग जुड़ पाएँगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो फिर कुछ बात आगे जो है हो सकती है। पवन यादव साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर। जी, तो हमारा पहला जो सवाल है, वो है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का आपका प्लान क्या है? या ये भी बस एक सपना है जो शाम को आपके दिमाग में आया है और सुबह तक टूट जाएगा, नहीं तो शाम तक टूट जाएगा? जी, कैसे भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? तो सबसे बड़ी बीमारी है, कोई प्लान है जिसको लेकर के आपको लगा? जी, देखिए, भ्रष्टाचार जो है समाजवादी पार्टी के आने के बाद से बढ़ता गया और बीजेपी ने काफी हद तक अंकुश लगाना चाहा, लेकिन वो सब जो है अपनी अपनी जगह सब लोग खाली रट्टा करते रहे। भ्रष्टाचार किसी ने नहीं मिटाया। आज भी पुलिस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रशासन के सब अधिकारी लिप्त हैं और सपा के कार्यकाल से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल से बराबर चल और किसी ने इसको नहीं किया है। और मैं चाहता हूँ जब भी मेरी सरकार बनती है तो मैं जनता को न्याय दिलाने तथा भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन हो या कहीं का भी एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठा लूंगा, जिससे हम भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से रोक पाने में सक्षम हों। छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं का शोषण, इसको लेकर के आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? कैसे आप देखते हैं कि किस तरह से काबू पाया जा सकता है? और केवल कैंडल मार्च तक सीमित पार्टी है या फिर पार्टी उससे आगे भी आंदोलन कहीं न कहीं जो है कर रही है, और क्या आपको कैसे लगता है इसको कम कैसे किया जा सकता है? हमारी पार्टी जो है यूपी से लेकर के अभी फिलहाल तो हम तो यूपी चला रहे हैं, यूपी चलाने के बाद हम आगे भी इसको लेके जाएंगे, लेकिन हमारी माता बहनें जो हैं वो सुरक्षित रहें, जिसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुलायम सिंह कहते थे ये तो बच्चों की हंसी मजाक का, तो हम बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। हम इस पे पूरी तरीके से अंकुश लगाएंगे। जो भी इस तरीके की घटनाओं में लिप्त होगा उसको हम, अगर सरकार बनती है, फांसी की सजा देना चाहेंगे। और जो भी इसमें अगर लड़का या उसके घर वाले संयोग में लिप्त है या किसी भी तरह का इसमें क्या नाम बलात्कार में दोषी पाया जाएगा, तो उसके जो पूरी तरीके से न्याय प्रशासन द्वारा के साथ न्याय उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी भुक्तभोगी होगा। जी, गुंडागर्दी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि पब्लिक जो है ज़्यादातर परेशान ही रहती है, क्योंकि वो अपेक्षा ये सरकारों से करती है कि वो जो भी कमा रहा है, वो उसका धन और वो घर तक सुरक्षित पहुँच जाए। केवल सरकार से इतनी ही अपेक्षा होती है कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन बावजूद इसके 70 साल हो गए आज़ादी को, गुंडागर्दी चरम पर है, हफ्ता वसूली होती है। जहाँ गुंडे नहीं हैं, वहाँ पुलिस वाले खुद हफ्ता वसूली करते हैं, जहाँ पुलिस वाले भी नहीं हैं, वहाँ पर अधिकारी जाके वसूलते हैं। तो सरकार के प्रतिनिधि वसूलते हैं, तो वसूली तो जारी रहती है, कहीं विधायक के गुंडे हैं, तो कहीं सांसद के गुंडे हैं, कहीं सरकारी गुंडे हैं। इस गुंडागर्दी को कैसे कम किया जा सकता है? इसको लेकर के कोई प्लान आपका कि कैसे आप आएँगे? या फिर ये जो अभी गुंडे आपको लगेंगे और आपकी पार्टी जैसे ही आएगी, फिर ये गुंडे भी आपके लिए काम करने लगेंगे, तो सब ठीक-ठाक हो जाएगा? जी।
नहीं, यूपी में सबसे ज्यादा बदनाम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही गुंडों का राज्य स्थापित किया है। और योगी जी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने काफी हद तक सफाई करने का जो प्रयास किया है, हम इनके कार्यों से सहमत हैं। लेकिन कभी कभी ये भी जो है, इनकी भी भाजपा के काफी गुंडे हैं, जैसे गुंडा के हैं ब्रजेश सिंह जी और राजा भैया जैसे लोग हैं, जिससे लोग अंकुश नहीं करते हैं, जातिवाद करते हैं। अगर हमारी सरकार आई, हम बिना जातिवाद के सभी गुंडागर्दी लोगों पर एक साथ प्रहार करेंगे, जिससे प्रदेश में अमन में हर आदमी खुशहाली की ओर बढ़े। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से कैसे आप लड़ेंगे? किस तरह का प्लान आपके पास है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगार दूर करेंगे? कैसे इसको लेकर के क्या प्लान है आपका? और इसको लेकर के कैसे देखते हैं कि केवल सिर्फ पार्टी की बातों तक ही सीमित रह जाएगा कि हम आएँगे, निपटा देंगे और फिर उसके बाद में अन्य पार्टियों की तरह फिर गायब? ठीक है, आपकी बेरोजगारी है, आपकी गरीबी है, आप देखिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना हम आपको फ्री दे रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी एकदम से तो हटाना संभव है, लेकिन हम हर जिले में एक फैक्ट्री का निर्माण कराएं, हर जिले में एक फैक्ट्री का निर्माण कराएंगे। मेरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिससे ग्रामीण और असहाय लोगों को कार्य मिलेगा। उसके अलावा हम हर घर में एक नौकरी सरकारी योजना लागू करेंगे, जिसकी गारंटी योजना के तहत हम यूपी में अपनी सरकार को लाना चाहेंगे, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर अधिकार मिले, जिसके चलते ही हम लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं, और जिससे हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण प्रदेश बनेगा। और सपा और बीजेपी और जितने भी लोग हैं, सबने परिवारवाद चला चला के अपने ही घर को भरा है। ठीक है, जातिवाद का जो जहर है, जातिवाद का जो जहर है, उसे खत्म करने का दावा आपकी पार्टी करती है और आप दम भी भरते हैं इस बात को लेकर के कि हम जातिवाद जो है खत्म करेंगे, और जातिवाद खत्म भी होना चाहिए। मैं भी उससे सहमत हूं। पार्टियां आती हैं, लेकिन 70 साल शासन हो गए हैं, वो कहते हैं कि अब तो जातिवाद जो है, जाति जनगणना होनी चाहिए जातिगत। तो आप क्या जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं? और अगर हैं तो फिर जातिवाद कैसे दूर होगा? वो तो आप जातियों की संख्या बता रहे हैं, मतलब बजाय उसके विकल्प खोजने के। दूसरा, ब्राह्मण और राजपूतों को कैसे मनाएंगे? क्योंकि आप जातिगत जनगणना अगर करवाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, और अगर जाति खत्म करने की बात करेंगे तो भी नाराज हो जाएंगे। कैसे आप उनका विश्वास जीतने में आप कामयाब होंगे? कोई प्लान है आपके पास? देखिए, जाति जनगणना का मैं भी विरोध करता हूं, और ये भी गलत है, और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, और मैं तो चाहूंगा कि सब हर जात को लेकर के ही हर पार्टी में सबको जगह देना चाहिए, और एकदम जातवाद को लेकर के सभी पदों पे बैठाना और प्रदेश को चलाना, जो कि गलत है। ये काम समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से कर रही है, बीजेपी ने भी किया है, और भी अन्य पार्टियां करती चली आ रही हैं। और सबसे ज्यादा परिवारवाद पार्टी राहुल गांधी जी की है और अखिलेश जी की है। पूरा का पूरा यूपी में पांचों अपने घर के सदस्य बन दिए। यूपी से एक भी यादव का इन्होंने कोई भी टिकट सांसद का नहीं दिया है। ये पार्टी समाजवादी पार्टी परिवारवाद पार्टी बन चुकी है पूरी तरीके से। अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्या समानता आप उसमें ला पाएंगे? जो आज लूट के अड्डे बने हुए हैं, जो शिक्षा के केंद्र हैं, उनको लेकर के कैसे आप देखते हैं? क्या उसमें आप करेंगे? क्योंकि जो फीस 1500 है, 2000 रुपए है, और न चाह करके भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, और ऐसे में शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो शिक्षा में समानता पर कैसे आप काम करेंगे? किस तरह से काम करेंगे? क्या प्राइवेट विद्यालयों के लिए कोई बिल आप लाएंगे कि भाई जो फीस है वो 100, 200 या 250 से 300 से ऊपर नहीं जाए? इस प्रकार का कोई बिल आप लाएंगे, या फिर सरकारी विद्यालयों पर जोर देंगे? क्या तैयारी है आपकी एजुकेशन? देखिए, हम एक लाइन जो चल रही है उसके बगल में एक लाइन और खींचेंगे, जिसका मेरा सीधा तात्पर्य ये होगा कि जैसे हम 60,000 रुपए दे करके एक टीचर रखते हैं, उसके बजाय हम 15,000 देके 4 टीचर रखेंगे, जिससे हमारे बच्चों का भी डेवलपमेंट होगा और सरकार का धन भी बचेगा, जिससे हम अपने बच्चों को मजबूत स्तर से दे पाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों की फीस 50% कम कर दी जाए, जिससे बड़ा आदमी तो पढ़ा सकता है, नॉर्मल आदमी पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि उसके मुकाबले हम सरकारी विद्यालयों में उनसे अच्छी व्यवस्था लागू करेंगे। और एक गरीब का बच्चा हो, या नेता का बच्चा हो, या IAS का बच्चा हो, या पुलिस का बच्चा हो, सभी के बच्चे एक ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे। जो मेरा आदेश होगा, उत्तर प्रदेश में अगर मेरी सरकार बनती है, मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ,
तो मैं उसको लागू करूंगा। एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, राजनेता का बच्चा सब सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे, मेरा मानना अपना। जी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या फ़र्क है? दोनों का समाजवाद जो है वो क्या एक ही थैली का चट्टा-बट्टा है? क्योंकि अगर हम देखें कि विपक्ष में जब भू-माफिया होते हैं, बालू माफिया होते हैं, एजुकेशन माफिया होते हैं, तो बड़ा विरोध होता है। फिर पार्टी सत्ता में आ जाती है। सत्ता में आ जाती है, उसके बाद वही माफिया उनके लिए काम करने लगते हैं, वो आय के स्रोत बन जाते हैं। तो फिर वो तो फिर वो विरोध 5 साल भर भाजपा करती है या जो भी विपक्ष में पार्टी होती है। और फिर दूसरी भाजपा आ जाती है, तो फिर उसके लिए वही लोग काम करने लगते हैं। कैसे आप देखते हैं कि कहीं लगता नहीं आपको कि राजनीति एक ही थैले का चट्टा-बट्टा है? इधर अगर चट्टा आ गया तो बट्टा उधर है, बट्टा आ गया तो चट्टा उधर है, बस इतना सा अंतर है, लेकिन है एक ही लाइन पे। उस पर कैसे आप देखते हैं? जी। देखिए, जब हमारी अपनी अपनी कानून व्यवस्था लागू होगी तो चाहे कोई भी होगा, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा जो है भूमाफिया हो, हम सबके साथ एक ही रवैया अपनाएंगे। चाहे वो किसी पार्टी का हो, सत्ताधारी हो, यूपी का हो, आपके पूर्वांचल का हो, कहीं का हो, हम रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे कि हमारे ही निर्णय के हिसाब से ही पार्टी या जो भी हमारे क्या नाम भूमाफिया होंगे उनको प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। हम भी बाबा के तरीके से आप इख्तियार करेंगे जिससे कि एक ही रवैये के हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि किसी की भी मनमानी हमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो उसकी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल निष्पक्ष हम कार्य करेंगे। और जितने भी भूमाफिया होंगे उनका एक भी दिन यूपी में रह नहीं सकते, उनको प्रदेश छोड़ के जाना ही होगा हमारी सरकार आने पर। ये मेरा वादा है। वो चीज़ें हैं, अब थोड़ा-सा विस्तार से आप समय भी आप ले सकते हैं क्योंकि सवाल हमारे बहुत ही गंभीर हैं, जिन समस्याओं से आज तक लोग उबर नहीं पाए हैं, हज़ारों साल पुरानी समस्याएँ हैं, चलना भी पड़ेगा। सोशल मीडिया आ गया है। भारत के अंदर एससी-एसटी कानून है, एससी-एसटी कानून में अगर कोई भी व्यक्ति गाली-गलौज या कोई अभद्र व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो एससी-एसटी दर्ज होती है, एससी-एसटी के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद में उसको धन भी दिया जाता है सरकार की तरफ से। हालाँकि वो टैक्स का पैसा जो है नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो सरकारों ने बनाया है, वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अब लोग खुलेआम ब्राह्मणों को, राजपूतों को, यादवों को हर जगह गाली दे रहे हैं? चाहे कोई किसी की जाति को गाली दे रहा है, केवल एक ही तो जाति सुरक्षित है और उसमें भी लगभग 90% मुकदमे झूठे लिखवाए जाते हैं कि कल को आपके खिलाफ लिखवा दिया कि आपने उल्टा-सीधा बोल दिया है पवन शास्त्री ने और आप चलिए पवन शास्त्री को अंदर जो है कर दीजिए, कर दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या जाति निंदा कानून आ जाए कि कोई किसी की जाति को अगर करेगा तो पहली बार में आपको 10,000 या 20,000 रुपए जुर्माना अथवा 6 महीने की जेल होगी या 3 महीने की। दूसरी बार में भी अगर सोशल मीडिया या कहीं ये ऐसा लिखता और कहता पाया गया, फिर 1 लाख का जुर्माना होगा, फिर साल भर की जेल होगी और तीसरी बार में 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना ये वसूला जाएगा। जो नहीं दे पाएगा तो उसकी और जो है सज़ा बढ़ाई जाएगी। क्या इस तरह का कानून अगर आ जाए, जाति निंदा कानून, मतलब ना तो आप कहीं भी नहीं कर सकते हो किसी की जाति के बारे में, धर्म निंदा कानून, तीसरा हमारे महापुरुषों के बारे में जो गलत-सलत बयानबाज़ी होती है, चाहे वीर सावरकर जी हों, गांधी के बारे में हो, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हो, तो इनको लेकर के भी एक महापुरुषों के लिए भी कि निंदा कानून एक आ जाए और उसमें साफ-साफ जो है निहित हों। चौथा, जब ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, धर्म निंदा कानून भी होना चाहिए ताकि कोई किसी के धर्म के बारे में भी कुछ गलत न जो है कह पाए, न कोई कुछ गलत जो है कर पाए। कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में निंदा कानून अगर बनाए जाएँगे तभी तो समानता आ पाएगी। एक व्यक्ति एक वर्ग को गालियाँ मिलती रहें और दूसरा वर्ग जो है कानूनी रूप से बचाव में ले जाता है, पैसा भी खाता है, मलाई भी मार रहा है। लगता नहीं है कि ऐसे समानता कैसे आएगी? जी। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। हमारे जो भी महापुरुष हैं इनके ऊपर विशेष कानून आना चाहिए। इनके ऊपर एक विशेष कानून आना चाहिए कि जिसके तहत कम से कम 10 साल की जेल हो, 1 लाख रुपए जुर्माना हो। एसटी की बात कही है, सहमत हूँ। 99% केस फर्जी है। पुलिस जो है 10-20-50 हजार रुपए में बिक जाती है। और लखनऊ के मलियाबाद में पूर्व सांसद कौशल किशोर जी हैं, वो भी रावत हैं और अपनी बिरादरी का इतना ज्यादा सहयोग करते हैं। उन्होंने 99% मलियाबाद क्षेत्र में फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं और पुलिस को फोन करके लगवा देते हैं। और मैं तो चाहता हूँ SC/ST का ये चंद पूरी तरीके से ही प्रतिबंधित हो जाए, क्योंकि जाति सूचक नहीं है। ये लोग जो है ब्राह्मण हैं, यादव हैं या ठाकुर हैं या जो भी अन्य जात है, इसके साथ ये लोग जो है
एक खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलके 10-20 हज़ार रुपए में बिक जाते हैं और फर्जी मुकदमे लगा करके उनको पूरी तरीके से उनका भविष्य अंधकार में बनाने के लिए एससी-एसटी की जो ये धारा बनाई गई है या जो भी ये किया गया है, सिर्फ ये पैसा खाने की योजना है और कुछ नहीं है। ठीक है। अखिलेश यादव जी के द्वारा कई बार लगातार हिंदुत्व पर प्रहार भी किया गया। हालाँकि ये कहा गया कि गौशाला है, ये गौशाला वाले हैं, गाय वाले हैं। हालाँकि गाय वाले कौन हैं? तो कहा जाता है भगवान कृष्ण गाय वाले थे, उनके वंशज गाय वाले हैं। बिना गाय गौमाता के तो कुछ हुआ नहीं और गौमाता को लगातार सम्मान जो देना चाहिए खुद यदुवंशियों ने और वह सम्मान जो है ब्राह्मण और राजपूत और बाकी पूरा सर्व समाज जो है वो देता आया। बहुत सारे धर्म वाले भी दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि गौशाला से गंदगी कैसे किसी व्यक्ति को लग सकती है? जहाँ बचपन में खुद कृष्ण कन्हैया खेले हों, माखन खाया हो, छीना हो, दूध पिया हो, उनको तो कभी ऐसा नहीं लगा होगा और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे यदुकुल में कोई व्यक्ति ऐसा आएगा आने वाले समय में, जो राज करेगा और राज करने के बावजूद भी उसकी जो सोच है, जो विचारधारा है, उसमें एकदम राक्षस बनाएगा या हम कहें कि वो या भगवान कृष्ण से दूर-दूर तक मिलने-जुलने की तो बहुत दूर की बात है और उस चीज़ के लिए कोई माफ़ी भी नहीं माँगी। जहाँ ये दंभ भरा जाता था, जहाँ मुलायम सिंह यादव भी कहते थे कि भई हम तो गौपालन करते हैं। आज उन्हीं के बेटे जो है इस चीज़ को लेकर के कहते हैं और कोई माफ़ी नहीं और किसी यादव का दिल नहीं दुख रहा। कोई चोट नहीं पहुँच रही, कोई आस्था को ठेस नहीं पहुँची, जो सबसे बड़ी आस्था की जो है ज़िम्मेदारी और चीज़ों की अगर है, वो यदुवंशियों को कहीं न कहीं आपका मन कचोटा लगा उस दिन यादव होने पर गर्व फ़ील हुआ कि नहीं सब यादव भाई-भाई और ऐसा कोई बयान कोई मायने नहीं रखता है गौ माता के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अखिलेश यादव जो है ना, ये पूर्ण रूप से यादव है ही नहीं, क्योंकि 2 वंश थे, एक कौरव, एक पांडव। तो हम लोग जो है श्री कृष्ण वंशज हैं और ये लोग हैं कौरव वंशी। तो कौरव वंशी हमेशा जो है वो कंस के पद चिन्हों पे चले हैं और महाभारत में जो भी लोग मरे हैं, वो श्री कृष्ण की सेना एक तरफ जो है दुर्योधन के साथ थी और दूसरी तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थी। तो उन्होंने अपनी सारी सेना दुर्योधन को दी, जो उनके लोग मरते चले गए, ये उस वंश से जुड़े हैं। अरे भाई यादव समाज गाय दूध पे ही तो निर्भर है, ये तो लंदन पढ़े हैं, इनको अकल तो है नहीं। पिता के दम पे ये लंदन में पढ़ने चले गए, ना तो ये कभी यदुकुल में रहे हैं, ना कभी घर पे रहे हैं। इनकी माँ ही बचपन में एक्सपायर हो गई और सारा इनको पाला शिवपाल ने, शिवपाल के ही काल बन चुके हैं। जो अपने चाचा का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, वो देश का और समाज का और यादव समाज का क्या होगा। और इन्होंने 5 यादवों को टिकट दिया है अपने घर के, किसी भी यूपी में यादव समाज को टिकट नहीं दिया, क्योंकि पूरी तरीके से यादव समाज को खत्म करना चाहते हैं कि यादव समाज नहीं, इन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी को जो है इन्होंने परिवारवाद पार्टी बना दी गई है और पूरी तरीके से यादव समाज का। आप बताइए कि वो माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, 2-2 बार सोनिया जी की सरकार थी। जब वो चाहते तो 1 मिनट में वो सोनिया जी से कह के अहिर रेजिमेंट बना सकते थे, लेकिन मुलायम सिंह भी नहीं चाहते थे कि यादव समाज का विकास हो। अगर वो विकास चाहते तो आज अहिर रेजिमेंट भी बना होता और न यादव दर-दर भटकता। समाजवादी पार्टी को यादव ने बढ़ाने के लिए कीड़ी से चोटी खींच ली, लेकिन फायदा किसको मिला? डिम्पल के घर वालों को, अन्ना के घर वालों को, इनके पूरे परिवार को। यादव समाज पूरी तरीके से वंचित हो गया है। अब ये कहते हैं कि दूध दही नहीं मिलता है। अरे तुम कभी रहे हो, कभी गाय का दूध दोए हो, कभी गाय की सेवा की हो, तुम जानो कि क्या होता है। तुम तो उल्टा जो है गौ मात्र, हमारे योगी जी गौमूत्र पीते हैं, उससे जो है हमारे शरीर को उनको राहत लगता है कि पीने से पवित्र होते हैं। ये इसमें अखिलेश और इनमें यही अंतर है। योगी जी एक धार्मिक पुरुष है, ये मुसलमानों की टोपी लगा लगा के पूरी तरीके से अधार्मिक हो चुके हैं। इनका जमीन बढ़ चुका है, ये देश के नेता कहलाने के लायक नहीं है। मुल्ला मुलायम सिंह के मुसलमानों का साथ अगर लेने की बात की जाए तो कोई ज़रूरी है क्या टोपी पहनना आवश्यक है? उनके कार्यक्रमों में से शिरकत करना आवश्यक है या फिर उनको करवाना ज़रूरी है क्या? विश्वास है तो है, अगर विश्वास है तो एक साथ चल सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनके लिए हमें कुछ करना है या उन्होंने कुछ करवाना है तो वो तो शासन की योजनाएँ होनी चाहिए, ना कि कोई कभी ओवैसी को तो तिलक लगाते किसी ने देखा नहीं है, तो टोपी पहनने की ज़रूरत क्या पड़ गई? भगवान कृष्ण को झटका नहीं लगता होगा कि ये कैसी हमारी जो औलादें हैं वो पूरा का पूरा जो है शर्मसार कर रही हैं, जिन्होंने धर्म के लिए जो है कितनी अक्षौहिणी सेना कुर्बान कर दी और कितने उन्होंने मरवा डाले, केवल धर्म की स्थापना के लिए।
अब आप सोचिए कि उनका धर्म कहाँ है आज? कुरुक्षेत्र में कभी ये जाते नहीं हैं, द्वारिका ये कभी गए नहीं हैं, तो कहाँ ये जाएँगे? मथुरा कभी ये जाते नहीं हैं, वृंदावन कभी घूमने नहीं जाते हैं कि भाई आपके दादा कृष्ण हैं, तो कृष्ण, कृष्ण चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा। आप वहाँ जाइए, उनके लिए कुछ करिए। आप कभी लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए आपने दान किए होते, कुछ नई चीज़ आपने शुरू कर दी होती, आप कहते कि मैं भगवान कृष्ण के नाम से भंडारा शुरू कर दूँगा या भगवान कृष्ण के नाम से कोई योजना शुरू कर दूँगा। इनको तो 5 साल मिले थे, इन्होंने दुनिया भर की योजनाएँ की, भगवान कृष्ण के नाम पर कोई योजना क्यों नहीं शुरू की? एक योजना शुरू कर देते, इतना ही प्रेम था। जी, क्या लगता है आपको कि भगवान कृष्ण के नाम पर अगर कोई योजना अगर की जाती है, गौ माता के नाम पर कोई योजना की जाती है तो एक दूध-दही का चाहे विकल्प हो या फिर लोगों को रोज़गार देने का विकल्प हो, सभी धर्म के लोग जुड़ेंगे, भगवान कृष्ण की बिल्कुल, छत्रछाया के नीचे आएँगे। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जो श्री कृष्ण जी के विषय में आपने जो कहा है, 4-4 बार सपा की सरकार रही, 1 बार अखिलेश की सरकार रही। ये कभी बाप-बेटे झाँकने तक नहीं गए क्योंकि ये लोग कौरव वंशी हैं। ये लोग भगवान श्री कृष्ण को पसंद ही नहीं करते हैं और ये यादवों के नाम रोड लेके यादवों को ही चूतिया बनाते हैं। ये इनकी गलत रणनीति है और मुसलमानों की टोपी लगा के ये सिर्फ मुस्लिम वोट बटोर रहे हैं। पहले भी जब सरकार रही है, इन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है और उनके नाम पर इन्होंने वोट लिया है। दूसरी चीज शायद आपको भी पता होगा और मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात जरा ध्यान से। जी। एक रसखान जी हुआ करते थे, महाभारत युद्ध के पश्चात रसखान जी ने किसी भी यादव को अपने दर्शन नहीं दिए। श्री कृष्ण जी ने किसी को नहीं दिए, रसखान दर्शन दिए। उस जी, रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए। एक वो रसखान थे कि जो खुद मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म अपनाना चाह रहे थे, लेकिन एक अखिलेश जी हिंदू होते हुए हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं, मुसलमानों को अपना देवता मान रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको तकलीफ है तो पूरा अपना परिवार लेके मुसलमान धर्म क्यों नहीं अपना लेते हैं? क्यों जी। नहीं आप जो है इस्लाम अपना लें? क्योंकि नहीं, हिंदुओं से नफरत, मुसलमानों से प्यार, यही है समाजवादी पार्टी का अपना विचार। ये जी, लोग एक एक ये लोग अपनी जात के नाम पे बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। अखिलेश यादव, इनका शिवपाल और इनका जो है रामपाल, ये सब तीनों जी। नेत्र जो है ना, ये पूरी तरीके से यादव समाज को खाने का काम किया है और जी। ये इन्होंने यादव समाज समाज का के समाज का एक बड़ा वर्ग है पुरुष वर्ग जो हर साल 1 से लाख से सवा लाख, 1.5 लाख के आस-पास, 2 लाख पुरुष हर साल मरते हैं। आंकड़ा तो 1 लाख का है, लेकिन 2 लाख के आस-पास आंकड़ा भी लगाया जा रहा है। 2 जी, लाख लोग हर साल जो है आत्महत्या कर लेते हैं। शादी हुई, 3 महीने, 4 महीने बीते और उसके बाद में आत्महत्या कर ली। लगता नहीं है आपको कि दहेज प्रथा जैसी चीज़ें जब गलत हैं, तो बाद में दहेज प्रथा क्यों लगनी चाहिए? अब दहेज देना ही अपराध है और वो वहाँ व्यक्ति बाद में बोल रहा है कि हमने दहेज दिया, तो क्यों दिया? पहले तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है करके क्या ऐसे कानून हटने नहीं चाहिए और जो बेटे मर रहे हैं, वक़्त नहीं आ गया है कि बेटे बचाओ जैसी भी स्कीम चलनी चाहिए और पुरुष आयोग बनना चाहिए? पुरुष आयोग पर क्या विचार है? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पुरुष आयोग बनना चाहिए। जो लड़की वाला कहे मैंने दहेज दिया, उसके ऊपर तत्काल पूरे परिवार पर मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि 1% लड़की वाला सच्चा है, 99% लड़के वाले सच्चे होते हैं। लेकिन ये लोग जो है गलत मुकदमे में लगा के अपनी बात को मनवाना, पूरे परिवार को प्रताड़ित करना, रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना, उनके दूर-दूर तक सहयोगियों को प्रताड़ित करना, मोटी रकम ऐंठना, ये इन लोगों की सबसे बड़ी लगा के पैसा ऐंठने की योजना है। जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कानून महिलाओं की तरफ जो है ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वो लाचार हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई कानून नहीं है और उसका वो फ़ायदा उठाते हैं पूरी तरह से और पूरे शोषण देश करते में हैं। पूरे देश में जो है पुरुष आयोग बनना चाहिए। पुरुषों के हाथ में घर की बागडोर रहे। एक पुरुष अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है, अपने माँ बाप भाई बहन। शादी करने के बाद उसकी भाई जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बहन भाई पिता माँ को रखे। अब लड़कियां दबाव बनाने लगती, मैके चल के रहो, वही मकान बनाओ, वही ये करो वो करो। आप बताइए कि माँ बाप, अब एक कोई भी माँ बाप है वृक्ष लगाता है कि बड़ा होकर फल देगा, वो फल जाके ससुराल में मिले, कितना माँ जी, बाप को कष्ट होगा कि लोग अपनी औलादे पैदा करना बंद कर देंगे। इस तरह चलता रहा देश तो। जी। समाज में जो अश्लीलता फैल रही है लगातार किसी तरह के इंडियन वेब सीरीज़ आ रहे हैं, गंदी बात जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं। क्या लगता है कि वाक़ई में अब एजुकेशन और बच्चों के बीच से थोड़ा बहुत हटा कर के अब एक अलग तरह का प्रोग्राम करना होगा
एक अंकुश लगाना होगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज में जो गंदगी फैलती जा रही है, इसे रोकना अनिवार्य है। बिल्कुल, इसके लिए एक दंडात्मक एक ठोस कानून बनाना चाहिए। हर पार्टी में लोग लड़कियों को लेकर बैठे रहते हैं और इन सब में बनाने में बहुजन समाज पार्टी का विशेष योगदान रहा है और आपके मुलायम सिंह जी का विशेष रहा है। ये लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, ये जो है अयाची का अड्डा बना दिया गया है लखनऊ में और इससे जो है सामाजिक आदमी आदमी का चलना दूभर हो जाता है। ये लोग पार्कों में अश्लीलता फैला रहे हैं पूरी तरीके से। लखनऊ में यहाँ तक कि अन्य जिलों भी वो है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है इन लोगों ने पूरी तरीके से लोगों को गंदी तस्वीरें डाली जाती हैं। पहले हमारे 20 साल पहले कोई वो योग नहीं था, कार्य होते थे, धार्मिक प्रवृत्तियां होती थी, हर स्थानों पे लोग भगवान के पोस्टर लगाते थे, मूर्तियां लगती थी। आजकल जो है डिस्को म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक आ गया है जिससे अश्लीलता पूरी तरीके से ये लोग परोस रहे हैं और जितने भी कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, इसके लिए हम पूर्णतः जो है हर रेस्टोरेंट, हर मॉल में ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पे अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा देश पूरी तरीके से अमेरिका के तरीके में भारत हमारा होता चला जा रहा है। इसके लिए विशेष कानून बना करके वार्निंग देनी चाहिए स्कूलों में और देश में कि दोबारा अगर इस तरीके से कोई अश्लीलता फैलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध 3 साल का मुकदमा या 50,000 जुर्माना लगाया जाए। जी, ठीक है। बहुत सारे सवाल थे, लोग चाहते भी थे कि इस तरह के सवाल किए जाएँ। हालाँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते रहते हैं चैनल पर, बहुत सारे सवाल होते हैं जो छूट जाते हैं। कोशिश थी कि पहले इंटरव्यू में बहुत कुछ हो जाए, अभी बहुत कुछ बाकी है, लगातार आप आगे भी जुड़ते रहेंगे, पार्ट बाई पार्ट आप आते रहेंगे और ये जो आवाज़ है इसी तरह से आपकी पार्टी की भी बुलंद होती रहेगी, आपके कार्यकर्ताओं की और आपकी आवाज़ को भी आगे ले जाएँ क्योंकि हमारे लिए तो जो समाधान की बात करेगा हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। तो आपका चैनल पर जुड़ कर के बात रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका भी।